बच्चों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 1 में चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में आज एक टॉपिक समझेंगे, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान यानी सेल्फ इस्टीम। आत्मसम्मान क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे आत्मसम्मान क्या है। वैसे अगर हम देखें कि जैसे जैसे बच्चों में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उनमें मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन की योग्यता में भी वृद्धि होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है, वैसे वैसे वो मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन है उसकी योग्यता में वृद्धि होती जाती है। वे केवल अपना ही चित्रण नहीं करते हैं, बल्कि उनके गुण, विशेषता, योग्यता इत्यादि का भी मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि वो सिर्फ अपना ही चित्रण नहीं करते, वो अपने आप को ही नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने गुण हैं, उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनमें, या फिर जो भी योग्यता है उन सब का भी मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देते हैं। अब हम आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम इसे एक डेफिनेशन के द्वारा, एक परिभाषा के द्वारा हम समझेंगे। तो ये परिभाषा बच्चों कून एवं मिट्टर के अनुसार आत्मसम्मान क्या है? तो इनके अनुसार आत्मसम्मान का आशय स्वयं को एक उपयोगी व्यक्ति मानने, स्वयं का अनुकूल मूल्यांकन करने से है। यानी कि अगर हम इन परिभाषा को समझें तो इसके अनुसार आत्मसम्मान का मतलब क्या है? आत्मसम्मान का मतलब है कि स्वयं को एक उपयोगी व्यक्ति मानने, कि हम स्वयं एक उपयोगी व्यक्ति हैं और स्वयं का अनुकूल मूल्यांकन करने से है। अब इसे हम इंग्लिश में समझें। इन्हीं के शब्दों को कून एवं मिट्टर के शब्दों में, सेल्फ स्टीम मीन्स रिगार्डिंग वन सेल्फ एज ए worthwhile person, a positive evaluations of oneself। अब बच्चों हम ये तो थी परिभाषा आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान क्या है? अब हम आत्मसम्मान के स्तर देखेंगे कि आत्मसम्मान के स्तर यानी लेवल्स ऑफ सेल्फ स्टीम, यानी कि आत्मसम्मान की भावना की दृष्टि से बच्चों या वयस्कों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ये दो वर्ग है, एक तो उच्च यानी हाई और दूसरा निम्न यानी लो आत्मसम्मान का स्तर कहा जाता है। एक तो हाई होता है और एक लो होता है। अब ये हाई और लो क्या है, हम इसे समझेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च तथा निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो जैसा हमने कहा ना कि कुछ व्यक्ति हाई और कुछ व्यक्ति निम्न आत्मसम्मान वाले होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ये निम्न आत्मसम्मान वाले हैं और ये उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति हैं? तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके द्वारा हम इन्हें समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति की विशेषता क्या है। हाई सेल्फ स्टीम, यानी कि सबसे पहले तो है कि उच्च जो आत्मसम्मान वाला, हम अगर इसे बच्चों के दृष्टिकोण में समझें तो उच्च आत्मसम्मान वाले बच्चों में संतुष्टि स्तर उच्च होता है, यानी वो बच्चे जो है संतुष्ट होते हैं। दूसरी चीज़ है कि उन्हें अपनी अच्छाइयों का ज्ञान रहता है। इसके पश्चात क्या है, वे कमियों को स्वीकार करते हैं, यानी उन्हें ये भी पता होता है हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर किसी कार्य को गलत भी करते हैं तो वो उसे स्वीकारते हैं कि हाँ, हम में ये कमियां हैं। दूसरी चीज़ है कि वे कमियों को दूर करने के प्रति आश्वस्त होते हैं कि हाँ, अगर हमें ये कमी है तो हम इसे कैसे दूर करेंगे या फिर हमें इसे दूर करना है, यानी एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद वे अपनी विशेषताओं तथा क्षमताओं के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि पॉजिटिव हम कह सकते हैं। धनात्मक यानी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव दृष्टिकोण, यानी कि जो भी उनकी विशेषताएं हैं या फिर जो भी क्षमताएं उनके प्रति वो पॉजिटिव रहते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया ये उच्च आत्मसम्मान के व्यक्ति की विशेषता है। अब हम निम्न आत्मसम्मान लो सेल्फ स्टीम व्यक्तियों की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। तो इसके अपोजिट यानी कि जो उच्च है उसका अपोजिट है वो निम्न है, यानी कि निम्न आत्मसम्मान के बच्चों में संतुष्टि स्तर निम्न होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वे अपनी कमियां कम ही मानते हैं, अगर गलती भी करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
यानी वे कम मानते हैं। दूसरी चीज़ है, उनमें अपनी कमियों को दूर करने की इच्छा कम होती है। अगर उनके अंदर कमी है तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे अंदर कमी है और हमें उनको दूर करना चाहिए, यानी वे उन्हें स्वीकारते नहीं हैं या फिर दूर करना भी नहीं चाहते हैं, या फिर इच्छा उनकी कम होती है कि हाँ हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, उनमें जो क्षमता या कौशल होता भी है तो उनका प्रदर्शन कम ही कर पाते हैं। उनमें जो भी स्किल है, वैसे तो हर एक व्यक्तियों में या हर एक बच्चों में कुछ ना कुछ गुण अंतर्निहित होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर उनके अंदर कोई गुण है भी तो उनका प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। वे स्वयं के बारे में नकारात्मक भाव रखते हैं, वो नेगेटिव, हम जैसे कहा ना कि धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो जो निम्न स्तर के जो व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता होती है कि उनके अंदर जो भी सोच है वो नेगेटिव है। हालांकि इसे दूर भी किया जा सकता है और इन सारी चीज़ों को दूर करके उन्हें हम उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों में शामिल कर सकते हैं। तो ये हमने आपको दोनों में अंतर बताया है। अब जो आत्मसम्मान है उसका विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टीम, यानी हम इसका विकास कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सहज, सार्थक और सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को अपने विशेषताओं, योग्यताओं, गुण एवं दोषों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। वैसे भी बच्चों, जब आप अगर आत्मसम्मान का विकास चाहते हैं तो सबसे पहली तो बात यह है कि आपको अपनी जो भी विशेषताएं, योग्यताएं, गुण है या दोष है उसका सही मूल्यांकन करना चाहिए कि कहाँ हम सही है, कहाँ हम गलत हैं। अपने बारे में अनावश्यक अच्छी धारणाएं बना लेना या नकारात्मक धारणाएं ही बना लेना, दोनों ही स्वस्थ जीवन एवं स्वस्थ बोध की दृष्टि से अवांछित है। यानी कि हम सही हैं या फिर हम गलत हैं, ऐसे अपने आप ही जो हम धारणाएं बनाते हैं ये धारणाएं गलत है। ये धारणाएं, ऐसी धारणाएं हमें नहीं करनी चाहिए। यही बात अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी ये चीज़ें लागू होती हैं। तो अंततः बच्चों के समुचित आत्मसम्मान के विकास के लिए ही प्रेरित करना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए, निर्देशित करना चाहिए। मतलब बच्चों में अगर कहीं नेगेटिव चीज़ें हैं तो हमें उन्हें दूर करना चाहिए, हमें उन्हें दिशा निर्देश करना चाहिए, हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए अच्छे कामों के लिए। दूसरी चीज़ है कि हमें उन्हें निर्देशित भी करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आत्मसम्मान के विकास की तरफ आपको लेकर के जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि आत्मसम्मान क्या है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि आत्मसम्मान के सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। यानी कि आत्मसम्मान के सामाजिक परिवर्तन जिसे हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पर आत्मसम्मान में पहला जो है टॉपिक्स वो है जन-की शैली, यानी पेरेंटिंग स्टाइल। यहाँ पर हम आत्मसम्मान के विभिन्न निर्धारकों में हम सबसे पहले देखते हैं कि माता पिता के पालन पोषण की शैली जो है वो विशेष महत्व रखती है। यानी कि माता पिता किस प्रकार बालक का पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी शैली क्या है। जैसे कि बच्चे अपने घर परिवार में जैसा अनुभव करते हैं उसका उनके बाद में आत्म विकास पर भी प्रभाव जारी रहता है। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि प्रारंभ में बच्चे अपने घर परिवार में जैसा उनका एक्सपीरियंस होता है, जैसा उनका अनुभव होता है, तो उनके आत्म विकास पर भी वही प्रभाव देखने को मिलता है। जिन बच्चों के माता पिता बच्चों के प्रति स्नेह, लगाव, प्रोत्साहन, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो उन बच्चों में आत्मसम्मान की भावना उच्च होती है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्नेह रखते हैं या फिर लगाव से रखते हैं या फिर प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसे बच्चों का जो आत्मसम्मान की भावना वह उच्च होती है। उन्हें दिशा निर्देश देना, उचित परामर्श देना, लक्ष्य निर्धारण में सहायता करना आदि उच्च आत्मसम्मान की भावना विकसित होने के लिए बहुत ही उपयोगी है। वैसे भी आप सबसे पहली चीज़ है कि आपको बच्चों का आत्मविश्वास ऊंचा करना, यानी कि उन्हें उचित परामर्श देना या फिर हम कह सकते हैं दिशा निर्देश उचित रूप से देना, या फिर जो भी वो लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं उनमें उनकी सहायता करना। तो दूसरी चीज़ कि बच्चों से ये कहना, अब अगर हम यहाँ दूसरे रूप में देखें कि बच्चों से अगर ये कहें कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ये उनके लिए अधिक हम कह सकते हैं कि विश्वासपात, यानी उनमें अधिक विश्वास उत्पन्न करता है। पर इसका अपोजिट अगर आप कहें कि यदि उन्हें ये हम कहें कि गंदा है या ख़राब कहा जाता है तो उसमें जो है हीनता की भावना आ जाती है। तो ऑटोमेटिक उनका जो आत्मसम्मान है, जो सेल्फ स्टीम है, वो ऑटोमेटिक उनका लो हो जाता है। हम कह सकते हैं कि उसका स्तर जो है वो निम्न हो जाता है।
इसलिए माता पिता को हमेशा बच्चों से अनुकूल व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। ये पहला टॉपिक। दूसरा हम समझ सकते हैं, पहला तो जन शैली है, दूसरा है सहपाठियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पीयर्स, यानी कि यहाँ पर जो सहपाठी है उनका भी प्रभाव आत्मसम्मान में देखने को मिलता है, या हाई या निम्न, यानी कि उच्च या निम्न में हम कह सकते हैं कि सहपाठियों का प्रभाव भी विशेष रूप से देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चे अपने साथियों के साथ 4-5 वर्ष की अवधि में स्वयं की तुलना प्रारंभ करने लगते हैं। जैसे कि मैंने कितना कार्य किया, उसने क्या किया, मेरी लेखन शैली अन्य बच्चों से अच्छी या खराब, यानी मैं अच्छा नहीं लिख सकता हूँ, यानी जो अपनी तुलना दूसरों से करता है। तो ये जो तुलना, जो बच्चे अपने से दूसरों की तुलना करते हैं, तो ये सामाजिक तुलना हम इसे कह सकते हैं। इस तरह की भावनाओं का बच्चों के आत्म विकास पर भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। पश्चिमी देशों की बात अगर हम करें तो पश्चिमी देशों के बच्चों की ये प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का वातावरण बहुत ज़्यादा होता है, और परंतु सहयोगात्मक परिवेश में सामूहिक भावना का विकास अधिक होता है। क्योंकि अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ बच्चों को व्यक्तिगत लक्ष्यों के स्थान पर सामूहिक लक्ष्यों को अधिक महत्व देने का परिवेश प्रदान किया जाता है, यानी व्यक्तिगत नहीं पर व्यक्तिगत के को छोड़कर सामूहिक भावना के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों के आत्मसम्मान पर मित्रों का प्रभाव किशोरावस्था में और भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इस अवधि में उनके जीवन में मित्रों का महत्व बहुत अधिक होता है और वे उन पर अधिक विश्वास भी करते हैं। और ये हमने आपको, जब हम आपको बच्चे यूनिट पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हम उनका उपाय कैसे कर सकते हैं। तो बहुत हद तक वहाँ पर सहपाठियों का प्रभाव भी हमने पढ़ा है कि किशोरावस्था में जो है वो मित्रों का अधिक महत्व होता है और वे उन पर विश्वास भी अधिक करते हैं। तीसरा पॉइंट है संस्कृति का प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ कल्चर्स, यानी कि यदि हम विभिन्न संस्कृति की तुलना करें तो उनमें स्पष्ट अंतर तो प्राप्त होगा ही। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण दें कि कुछ संस्कृतियां व्यक्तिपरक होती हैं, अधिकांश पश्चिमी देश उनके उदाहरण है, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है इत्यादि। दूसरी चीज़ है कि अगर हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताएं तो जैसे व्यक्तिपरक संस्कृति के बच्चों में समग्र यानी आत्मसम्मान की भावना अधिक, तथा समूहपरक संस्कृति के बच्चों में समग्र आत्मसम्मान का स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता। यानी हम कह सकते हैं जो व्यक्तिपरक संस्कृति होती है उनमें जो बच्चों का आत्मसम्मान होता है वह हाई होता है, और जो समापरक संस्कृति होती है यानी समूह परक जो संस्कृति होती है उनमें बच्चों के आत्मसम्मान का स्तर निम्न होता है। यहाँ पर है कि व्यक्तिपरक समाज में व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और इसके अपोजिट जो समूह परक समाज होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीयता अधिक पाई जाती है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि उनके लिए समूह के प्रति प्रतिबद्धता अधिक महत्वपूर्ण होती है। उनमें यह धारणा प्रबल हो जाती है कि यदि अपने समूह के काम आए तो ये एक बड़ी बात है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार की संस्कृतियों में बच्चों के पालन पोषण की जो भी विधियां हैं उसमें काफ़ी अधिक असमानता पाई जाती है। इसलिए भी इन दो प्रकार की संस्कृतियों में सामाजिकृत बच्चों के समग्र आत्मसम्मान में भी अंतर पाया जाता है, यानी व्यक्तिपरक और समूह परक। ठीक है, इसके पश्चात हम देखेंगे बच्चों कि आत्मसम्मान को विकसित करने की विधि कौन कौन सी। यहाँ पर थोड़ा सा हमको लग रहा है थोड़ा सा हम जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी तो नहीं है, लेकिन जो आत्मसम्मान एक टॉपिक है इसे हम टोटल एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक ही वीडियो में इसे टोटल कवर कर लिया है। तो यहाँ पर लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है आत्मसम्मान को विकसित करने की विधि, यानी कि आप अपने आत्मसम्मान को विकसित कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मेथड्स फॉर सेल्फ स्टीम डेवलपमेंट, हम किस विधि से इसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों पहला है रिपोर्ट करना, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट। यानी कि इस विधि में क्या है कि छात्र को किसी कार्य अथवा कार्यशाला की व्यक्तिगत या सामूहिक रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता है। रिपोर्ट करना यानी कि हम कह सकते हैं कि छात्र को कोई भी कार्य है या फिर जो भी कार्यशाला है उसमें जो भी व्यक्तिगत है या फिर सामूहिक है उसमें रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता है, कि जिसमें छात्र को अपने अधिगम का आत्म मूल्यांकन स्वयं के चेतन व अचेतन स्तर पर करना होता है। यानी अधिगम यानी जो भी बच्चा सीखा है उसे अपने आत्मसम्मान स्वयं के चेतन या अचेतन स्तर पर करना होता है।
दूसरी तरफ देखें तो अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग कर वह सही व गलत के विषय में अपने तर्क प्रस्तुत करता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में वो अपने तर्क प्रस्तुत करता है। इस प्रकार उसकी स्वायत्तता को विकसित करते हुए आत्मसम्मान के स्तर को विकसित किया जाता है। यानी यहाँ पर अगर हम इसे अपने शब्दों में संक्षिप्त में समझाएं तो सिर्फ इतना है कि रिपोर्ट करना, यानी कि बालक ने जो भी कार्य किया या छात्र ने जो भी कार्य किया उसकी रिपोर्ट उसे देना होता है, और किसी भी टॉपिक पर जो भी चीज़ है उसे अमूर्त में या तार्किक चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग करना होता है। या हम ये कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग करके सही और गलत के विषय में अपने तर्क प्रस्तुत करता है। दूसरा है डायरी लिखना। डायरी लिखना यानी कि जो भी छात्र के द्वारा जो भी प्रतिदिन एक्टिविटीज़ की जा रही है या जो भी क्रियाकलाप है उसका आत्मावलोकन किया जाता है, और वो सारी चीज़ें प्रतिदिन की जो भी क्रियाएं हैं उसे डायरी में लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसके द्वारा भी जो है आत्मसम्मान की को हम विकसित कर सकते हैं। यानी विधि में ये भी डायरी लिखना भी एक विधि है। इसके पश्चात तीसरा है वाद विवाद व विचार विमर्श। यानी यहाँ पर है कि छात्र को जो उनका दृष्टिकोण है या मनोवृत्ति है उनको ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श या वाद विवाद की प्रक्रिया करवाई जाती है, जिसके द्वारा जो है बालक साथ साथ दूसरों के जो भी दृष्टिकोण है उसको स्वीकार करना सीखता है और अपने आत्मसम्मान और स्वायत्तता के गुण को भी विकसित करता है। और इसमें एक चीज़ होना चाहिए कि जो भी सामने वाला जो भी सहभागी है उसका मानसिक स्तर जो है वो स्वयं जो छात्र है उससे उच्च होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि आत्मसम्मान को विकसित करने की विधि में रिपोर्ट करना पहली है, दूसरी विधि है डायरी लिखना, तीसरी विधि वाद विवाद व विचार विमर्श करना है। तो यहाँ पर हमने आत्मसम्मान क्या है, आत्मसम्मान को हमने समझा। आत्मसम्मान क्या है, आत्मसम्मान की परिभाषा क्या है और आत्मसम्मान का स्तर क्या है, और इसके पश्चात हमने देखा कि आत्मसम्मान के स्तर के अलावा आत्मसम्मान के सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से हैं, और इसके बाद हमने देखा कि आत्मसम्मान को विकसित करने की विधियाँ कौन कौन सी है। तो बच्चों इसे आप एक दो बार सुनेंगे तो आपको आसानी से ये लर्न हो जाएगा। मेन चीज़ है कि आत्मसम्मान है क्या, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बिल्कुल लिख सकते हैं, बिना संकोच के आप लिख सकते हैं, बिना हिचक के आप लिख सकते हैं, और हम उस क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन करके और हम आपको उसका पूरा वीडियो बनाकर हम उस बच्चे के लिए डालेंगे। तो आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू बेटा।